जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए अभी तक, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से लेके अब तक जो है कितने संविधान में संशोधन किए जाए, तो हम इस वीडियो में जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक के जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको एक जगह टेबलीकृत फॉर्म करके हमने एक जगह जो इम्पोर्टेंट है उनको एक टेबल में आपको बना के लेके आए हैं। जो आप केवल इसी को पढ़ेंगे तो आपके सारे संविधान के जितने भी संशोधन से प्रश्न आएंगे, आपके सारे प्रश्न आराम से निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमने संशोधन, कौन सा संशोधन है, कौन संशोधन है, कितने नंबर का संशोधन है, किस वर्ष में वो संशोधन किया गया, उस संशोधन में क्या विषय था और उसकी क्या विशेषता थी। अगर ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। बना कब था? 26 नवंबर, 2 महीना पहले, 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को बना और 1950 में लागू हुआ। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला ही संविधान संशोधन जो हुआ 50 के एक वर्ष बाद, बनने के एक वर्ष बाद ही 1951 में ये लगा। उसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित था। चूँकि देश स्वतंत्र हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है जमींदारी व्यवस्था जो है बहुत चलन में थी। तो जमींदारों के पास भूमि ज़्यादा थी और जो लोग थे, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग थे, वो बहुत, उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो अपना गुजारा करने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो सरकार ने क्या है, सबके पास ज़मीन हो, सब अपना खेती करे, उसके लिए क्या है प्रावधान लेके आई, भूमि सुधार से संबंधित लेके आई, जो कि पहला ही संविधान संशोधन 1951 था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित था, जिसमें कितने विषय थे? 284 विषय थे। तो हमने 284 विषयों को जब एक प्रावधान में रखा जाएगा तो एक क्या बनेगा? ग्रुपिंग बनेगा। तो ग्रुपिंग को क्या कहा गया संविधान में? अनुसूची कहा गया। तो यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमको पता है कि संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां। जब मूल संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब तक जो है, अब संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो देखेंगे इन्हीं, जब संविधान संशोधन का वीडियो पढ़ेंगे तो उसी में जो आएगा हम बता देंगे कि ये अनुसूची यहाँ जोड़ी गई थी। ठीक है, वैसे हमने अनुसूचियों का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वो किससे संबंधित हैं, और जो 4 अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ी गई और उनके क्या विषय थे। ठीक है ना, वो बना दिया गया। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से थे, जिसमें 284 विषय थे। 284 विषय होने की वजह से उसको ग्रुपिंग में रखा गया, इसलिए इसमें 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो ये पहला समझ में आया, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन 1956। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे? 22। आपको पता है मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। और अब कितने हो गए हैं? 23। भागों की संख्या उतनी है, लेकिन उसमें सब भाग जोड़ दिए गए हैं। तो सब भागों को मिला के संविधान में कितने भाग हैं? अभी 25। ठीक है ना, 25 है। तो जो संविधान में, मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। तो 7वां संविधान 1956 में क्या किया गया कि जो 7वां भाग 7 था, उसमें क्या राज्यों का ग्रुपिंग सिस्टम था। मतलब राज्यों को कुछ ग्रुप में किया गया था, कुछ राज्यों को एक साथ, कुछ राज्यों को एक साथ ग्रुपिंग सिस्टम में रखा गया था। चूँकि वहाँ दिक्कत आ रही थी कि राज्यों का ग्रुपिंग सिस्टम रखने में उनके सांस्कृतिक और भाषाई मेल मिलाप नहीं हो रहा था, इसलिए ग्रुपिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो 7वां राज्यों का ग्रुपिंग सिस्टम समाप्त कर दिया गया। और जब राज्यों का ग्रुपिंग सिस्टम समाप्त कर दिया गया तो वहाँ जो है राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश बने। तो उस टाइम जब 7वां भाग 7 को समाप्त किया गया तो जो राज्यों की संख्या थी 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 6 थी। उस समय कितने थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। धीरे धीरे राज्य जुड़ते जाएंगे, देखेंगे। तो उस टाइम लेकिन कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको याद करने का सरल तरीका, 7वां संविधान संशोधन भाग 7 का आपको सीधे सीधे लिंकअप दिख रहा है। तो 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है 31st संविधान संशोधन 1973।
31 संविधान संशोधन 1973 इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आपको पता है लोकसभा में कितनी सीटें हैं, अभी 545 सीटें हैं। तो 545 सीटें जनसंख्या क्या है कि उस समय की जनसंख्या से हिसाब से जो संविधान था उसमें सीटें रखी गई थी 525, लेकिन चूंकि जनसंख्या दर हर वर्ष बढ़ती जाती है तो क्या किया गया, 21वें संविधान संशोधन 1973 में जो है जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 525 थी उसको बढ़ा के 545 किया गया। ये ध्यान रखिएगा, 525 से बढ़ा के 545 किया गया। यानी 21वें पूछे प्रश्न में कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 किया गया, तो 31 संविधान संशोधन 1973 के तहत जो है लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा के 525 से 545 किया गया। इसके बाद जो है अगला जो है संविधान संशोधन 36 संविधान संशोधन 1975, 36 संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिक्किम जो है भारत के बाहर का क्षेत्र था, वो सिक्किम जो है भारत में विलय हुआ, खुद जो है भारत में जुड़ना चाह रहा था। तो सिक्किम ने क्या है भारत को अपना अंग माना, तो उसको क्या गया अपने राज्य में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया, तो और उसको 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36 संविधान संशोधन 1975। इसको याद कैसे करेंगे? 25वां है, 25वां राज्य सिक्किम है, तो सिक्किम 1975, 25 या 75 ऐसे कुछ लिंकअप करके याद करने में। तो 36 संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। यानी 36 संविधान संशोधन, ये 4 संविधान संशोधन आपने देख लिए, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 को, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय था, जो इसमें कितने विषय थे? 284 विषय थे, इसलिए इसमें इसको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 7 को समाप्त किया। ये राज्यों का जो ग्रुपिंग सिस्टम था उसको समाप्त किया गया। जब उस समय ग्रुपिंग सिस्टम समाप्त किया गया तो कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। उसके बाद 31 संविधान संशोधन 1973, 31 संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36 संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ये 4 संविधान संशोधन हो गए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय जो है सरकार जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इमरजेंसी लगा था। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी को ही बहुत तेज़ तर्रार लीडर के रूप में जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी का सरकार था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है बहुत सारे संविधान में बहुत सारे जो है संशोधन किया गया है, इसलिए इसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। किसको? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। उस समय चूंकि इमरजेंसी था तो जो भी आपको थोड़ा लिंकअप कर पाएंगे याद करने के तरीके से, इमरजेंसी था तो ऐसे ही काम किए गए, मनमानी डिक्टेटरशिप की तरह काम किया गया होगा। तो आइए देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें क्या काम? पहला काम तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लोगों को बाध्य किया गया कि ये आपके कर्तव्य भी हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स तो हैं, साथ साथ ये आपके कर्तव्य, आपको ये मानना पड़ेगा। कहा गया कि ये आपके कर्तव्य है, इसको मानना पड़ेगा। तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कौन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए रूस के संविधान से, उसको भाग 4 क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहला मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा, वो देखेंगे कब जुड़ा, और रूस से के संविधान से इसको लिया गया भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 में। उसके बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द से, प्रस्तावना में आज तक एक बार के सिवा कभी भी संशोधन नहीं हुआ। केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द पूछ सकते हैं कि संविधान में प्रस्तावना में कौन से 3
शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यही तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद जो लोकसभा के सदस्य थे उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए यह थोड़ा लग रहा है ना डिक्टेटरशिप की तरह काम किया। तो कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का राय मानने को बाध्य किया गया। मतलब क्या होता है कि कोई भी बिल पास होता है तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी होता है। तो राष्ट्रपति क्या है, बिल को देख के अपना राय विचार प्रकट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो चूँकि बिल जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद ही उसके पास राष्ट्रपति के पास फाइनलाइज करने के लिए भेजती है। तो राष्ट्रपति को उनका राय मानने को वो बाध्य थे, मतलब उस बिल पे साइन करने के लिए वो बाध्य थे। ठीक है ना। उसके बाद कोरम गणपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दी। ये क्या है, कोरम और गणपूर्ति क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा का जब बैठक होती है तो लोकसभा में आपको पता है 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। तो गणपूर्ति क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है तो बैठक में कितने सदस्य मौजूद रहेंगे तो वो बैठक आपको संवैधानिक जो है वैलिड मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। अन्यथा उस बैठक की कोई मतलब नहीं है। उसी को कहते हैं गणपूर्ति कोरम। वो होता है 1/10 सदस्य, यानी लोकसभा में जितने सदस्य हैं अगर उसका 1/10 सदस्य उपस्थित है लोकसभा की बैठक में तो वो बैठक वैध मानी जाएगी। वैसे ही राज्यसभा में जितने सदस्य हैं अगर उसके 1/10 सदस्य अगर उपस्थित है किसी बैठक में, अधिवेशन में, तो वो बैठक जो है वैध मानी जाएगी। अगर उससे कम है तो उसको वैध नहीं मानी जाएगी। तो कोरम और गणपूर्ति यही होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, टोटल सदस्यों के अगर 1/10 सदस्य भी अगर उसमें उपस्थित है तो वो अधिवेशन आपको बैठक वैध मानी जाएगी। तो इसको बोलते हैं गणपूर्ति 1/10। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं 545, तो उसका 1/10 54 या 55 आएगा। तो 55 सदस्य अगर लोकसभा में बैठे हुए, मिनिमम 55 सदस्य बैठे हैं तो वो उनका बैठक वैध माना जाएगा। अगर उससे कम है तो वो उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो अगर 1/10 करेंगे तो 25 सदस्य अगर उसमें बैठते हैं तो वैध मानी जाएगी, इधर उसको वैध नहीं मानी जाएगी। तो ये कोरम की सभ्यता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा कि कोरम की सभ्यता नहीं लगेगी, मतलब कितने भी सदस्य बैठे वो बैठक वैध मानी जाएगी। देखिए यहाँ भी डिक्टेटरशिप का कुछ आ रहा है ना। तो इन्होंने कोरम और गणपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बोले कि कितने भी सदस्य बैठेंगे वो बैठक वैध मानी जाएगी। लेकिन उसके बाद शिक्षा, वन, वन्यजीव, पर्यावरण और नापतोल, ये 5 याद रखिए। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पर्यावरण और नापतोल, ये 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची में डाला गया। हमने बताया, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अनुसूची 7 में समवर्ती 3 तरह की सूचियों का वर्णन है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो सारे विषय जिस पे केंद्र काम करेगा और राज्य सूची में वो विषय है जिस पे राज्य काम करेगा, और समवर्ती सूची में वो सारे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में 5 विषय और जोड़ दिए गए। आपको मैंने बता चुका है केंद्र सूची में कितने विषय हैं। पहले इसमें विषय थे इसमें 97, अब हो गए 100। पहले विषय थे इसमें 97, हो गए हैं 100। राज्य सूची में पहले थे 66, अब हो गए 61। और समवर्ती सूची में जो पहले थे 47, अब हो गए 52। ठीक, यही डाटा है। मैं आई थिंक एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है। तो केंद्र सूची में पहले जो 47 विषय थे अब हो गए 100, बढ़ा के 3 बढ़ गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब हो गए 61, मतलब 4-5 कम हो गए। और समवर्ती सूची में पहले थे 47, अब 52 हो गए। तो ये 5 जो
शिक्षा, वन्यजीव, पर्यावरण और नापतोल का विषय जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया। देखिए जो 5 बढ़ा ना, 47 से 52, इसमें 5 बढ़ा ना, यही 5 वो डाले गए थे समवर्ती सूची में। तो पूछेगा कि पहले समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, अब कितने हो गए? 52। 5 जो बड़े कौन से कब बढ़े? 42वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया। तो आप 42वें को थोड़ा समझ लें। इसको याद करने का तरीका देखिए, याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन के समय आपातकाल लगा था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी चूँकि बहुत ही सख्त लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, तो इसमें वो सारे काम होंगे जो सख्ती के साथ वो सारे संशोधन होंगे जो थोड़ा सख्ती आपको दिखाएंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे कि देश के नागरिकों का कुछ न कुछ मौलिक कर्तव्य रहता है। तो 42वें संविधान संशोधन यहाँ पे देखिए सबको फोर्स किया गया कि आपके कुछ मौलिक कर्तव्य, आपके भी कुछ मौलिक कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति। तो यहाँ थोड़ा लिंकअप कर पा रहे ना, तो वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी ये रूस के संविधान से भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ जो लोकसभा के सदस्य थे वो उनकी कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को आपको मानना ही है। कोरम गणपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो जितने भी सदस्य हैं उसका अगर 1/10 सदस्य उपस्थित, उससे भी कम अगर उपस्थित हैं तो बाध्य माना जाएगा। मतलब कितने भी उपस्थित हों तो वो बैठक बाध्य मानी जाएगी, इसमें कहा गया। लेकिन नियम ये है कि कोरम की व्यवस्था यदि लोकसभा और राज्यसभा में उनके जो टोटल सदस्य हैं उनमें से एक बार 1/10 ही 1/10 या उससे ज़्यादा है तभी वो बैठक बाध्य मानी जाती है। उससे कम है तो बैठक बाध्य नहीं मानी जाती है। शिक्षा, वन्यजीव, पर्यावरण, नापतोल को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद ही इमरजेंसी खत्म हुआ। तो पता है कि इमरजेंसी की 1975 इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी वापस शासन में नहीं आई थी। उसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार। तो आपको पता है कि जितना वो काम की होंगी डिक्टेटरशिप वाला, वो बाद वाला क्या है, चूँकि गैर कांग्रेसी है तो क्या करेगा, उसको वापस से बदलेगा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, इन्होंने काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। पहले क्या किया इन्होंने, जो इसमें डिक्टेटरशिप वाला काम किया उसको वापस बदल के एज इट इज़ किया। लोकसभा, इन्होंने क्या किया था, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया था। इन्होंने क्या किया कि जैसे पहले था वैसे कर दिया। मतलब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल वापस जो है 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। इन्हें वापस से 5 वर्ष कर दिया। इन्होंने 6 वर्ष किया था, वापस इसने 5 वर्ष कर दिया। इन्होंने क्या किया, कोरम की व्यवस्था को वापस लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, कोरम की व्यवस्था को हटा दिया। बोला कि कितने भी सदस्य बैठेंगे वो बैठक वैध मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कोरम की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मतलब कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी वो जो है बैठक वैध मानी जाएगी। तो कोरम की व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार, चूँकि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे, तो इन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को जो है ख़त्म कर दिया। कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, उसको हटा के हमने जो है 300A में जो है उसको कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया। तो पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसको इस संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाल दिया गया, 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह डाला गया। सशस्त्र विद्रोह जो इमरजेंसी लगने का कारण था, उस कारण को भी तो हटाना पड़ेगा। तो जो राष्ट्रीय आपात लगाने के 3 कारण होते हैं कि राष्ट्रीय आपात किन किन शर्तों में लगाया जा सकता था। पहले था आंतरिक अशांति, युद्ध और आक्रमण। ये तीन की कंडीशन में जो है ये क्या है, राष्ट्रीय आपात लगा सकते थे। कब आंतरिक अशांति, यानी देश के अंदर अगर अशांति का माहौल है उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। युद्ध चल रहा हो उस कंडीशन में, या आक्रमण हुआ हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो चूंकि आंतरिक अशांति का ही फायदा उठा के जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो इन्होंने क्या किया कि मोरारजी देसाई की सरकार आते ही इस राष्ट्रीय आपात में से आंतरिक अशांति को हटवा दिया और कहा कि अगर अशांति है तो सशस्त्र विद्रोह होता है। अगर देश के अंदर
सशस्त्र शस्त्र के साथ अगर विद्रोह होता है, शस्त्र के साथ अगर जनता विद्रोह करती है, उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रावधान होगा। तो इन्होंने राष्ट्रीय आपात में से जो आंतरिक अशांति का शब्द था, आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रावधान था, उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह डाल दिया। उसके बाद जो इसमें इन्होंने राष्ट्रपति को बाध्य किया था कि मंत्रिपरिषद का आपको सलाह माननी पड़ेगी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो बिल जाएगा कैबिनेट के पास वापस, यानी मंत्रिपरिषद के पास वापस एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ बोला इस 42वें संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार में क्या बोला, नहीं, जब मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजती है तो उनको मानना ही मानना है। लेकिन इनमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति वापस मंत्रिपरिषद के पास उसको एक बार भेज सकता है पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वापस अगर भेज देती है दूसरी बार तो राष्ट्रपति को उस कंडीशन में मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार अधिकार राष्ट्रपति को मिला कि आप बिल को जो है वापस मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कहा गया ये आपातकाल में जब इंदिरा गांधी की इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल लगा तो उस समय बहुत से लोग जो देश की जनता तो उसके मूल कर अधिकारों का हनन हो रहा था, मूल अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें लोगों को जबरन जो है बिना वजह के जो है जेल में भरा गया। बहुत एक डिक्टेटरशिप का व्यवहार उस समय किया गया। तो इसमें क्या कहा गया कि जो है एक तो इन्होंने आप राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह किया, साथ में बोला कि कभी भी आपातकाल अगर लगता है तो उसमें अनुच्छेद 20 और 20-21 ये मूल अधिकारों में आते हैं। 20 और 21 जो है ये मूल अधिकारों में आते हैं। तो 20 और अनुच्छेद 20 और 21 के जो प्रावधान है वो देश की जनता को मिलते रहेंगे आपातकाल के कंडीशन में। तो 20 में क्या है और 21 में है दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको जीवन का अधिकार बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, आपको स्वास्थ्य, वायु, पानी, यानी आपको जीने के लिए जितनी भी प्रारंभिक चीज़ें चाहिए वो आपको मिलती रहेंगी। आपको यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के कंडीशन में खत्म नहीं होगा। और साथ ही साथ अपराध सिद्धि के संरक्षण के संबंध में आपको जो प्रावधान मिले हैं, जो मूल अधिकार मिले हैं, वो भी लागू रहेंगे आपातकाल में। ये 20 और 21 को जब हम मौलिक अधिकार का वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो आप फिलहाल ये याद कर लीजिए कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 के नियम जो है हम लागू रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ तक हमने कितने 1 2 3 4 5 6 आज की इस वीडियो में हमने जाने 6 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। लेकिन आप इसमें ये याद रखिएगा 42वां, 44वां और 36वां ये 3 संविधान संशोधन आप याद रखिएगा। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा, सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा कब मिला, और 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं उसमें क्या क्या किया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया। इसमें ये मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और ये समवर्ती सूची, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य वाले, प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, और ये शिक्षा, ये समवर्ती सूची में 5 विषय और जोड़े गए। और जब 1978 की बात करेंगे तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार, जो मूल अधिकार में से एक हटा दिए गए, वो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह डाला गया वो, और आपातकाल में जो 20 और 21 लागू रहेगा। ये 3 प्रावधान इसमें के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आप लोग के साथ आप लोग की तैयारी के साथ जुड़ा हूं। मेरे वीडियो को देख के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको रेगुलर या वीकली बेसिस पे रिवाइज करिए। आपका सिलेक्शन पक्का 100% होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।